कल हमने शेरशाह सूरी के जीवन के बारे में पढ़ा था, कैसे उनका जीवन बीता, क्या क्या उन्होंने विजय अभियान चलाए। आज हम उनके प्रशासनिक सुधार, उनके प्रशासन के बारे में जानेंगे। प्रशासन के कारण से इनको विशेष रूप से जाना जाता है कि भी इनका प्रशासन, इनका जो राज था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने कई सुधार किए, इसके कारण से इनको अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। केंद्रीय प्रशासन, इसमें हम पहला बिंदु जो है और उसमें जो सब पॉइंट है वो आपका सुल्तान। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राजा के बारे में पढ़ा हुआ। राजा या सुल्तान जो है, इसमें इनको सुल्तान जो है पद का नाम कहा जाता था। वो सब कानून बना सकता था, कानून बनाने का अधिकार भी उसको था और कानून से किसी को छूट देनी हो तो उसका अधिकार भी उसी को था। कानून लागू करवाना भी उसके अधिकार क्षेत्र में था। कुल मिलाकर सभी शक्तियों का जो स्रोत था, केंद्रीय बिंदु जो था वो था सुल्तान। पृथ्वी पर ईश्वर की छाया उसको माना जाता था। समस्त प्रशासन पर उसका नियंत्रण रहता था। किसी को नियुक्त करना है, किसी को भी पद से हटाना है, न्याय की भी कोई अपील सुननी है, किसी अपराधी को मृत्युदंड देना है या उसको माफ करना है, सभी काम जो है सुल्तान के हाथ में थे। वो अपनी सेना का प्रमुख सेनापति भी होता था। फिर आती है उसकी मंत्रिपरिषद। आज भी देखते हो आप, प्रधानमंत्री, फिर उसकी जो है मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की नियुक्ति जो है सुल्तान के द्वारा होती थी। अच्छे जांच पड़ताल करके विवेक पर जो है उसके निर्भर था सुल्तान के कि किसको नियुक्त करना है। ये मंत्रिपरिषद जो मंत्री थे ये सुल्तान को अनेक मामलों पर सलाह देते थे, परामर्श देते थे, लेकिन सुल्तान की मर्जी थी उनको माने या ना माने। नियुक्ति स्वयं सुल्तान करता था। किसी को भी वो किसी भी समय पद से हटा सकता था। ये शक्तियाँ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दीवान वजारत जो पहला जो महकमा है या पहला जो मंत्रालय है बड़ा, वो है। इसका जो प्रमुख व्यक्ति होता था, अध्यक्ष होता था, उसको हम वजीर भी कहते थे या प्रधानमंत्री भी कहते थे। ये सभी विभागों की देखभाल करेगा और राजा की या सुल्तान की अनुपस्थिति में उसके काम भी देखेगा। वित्त संबंधी जो काम हैं पूरे राज्य के, पूरे देश के, वो सारे काम इसके अधीन होते थे। आय व्यय का ब्यौरा रखना है, इनकम, खर्च है, कुछ भी, तो वो सब इसके माध्यम से ही होता था। दीवान आरिज, ये सेना का होता था। आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। सेना को अब वेतन देना है, सेना की भर्ती करनी है, सेना का निरीक्षण करना है, राजा के समय उनकी परेड करानी है, सेना के जो लोग हैं उनका घोड़ों का दागना है, हुलिया रखना है, अनुशासन बनाए रखना है। जितने भी काम है वो इस डिपार्टमेंट के अंडर होंगे। हालांकि शेरशाह सूरी स्वयं भी जब सेना को भर्ती की जाती थी तो उनका निरीक्षण करता था और अनुशासन भंग करने वालों को जो है दंड देता था। वेतन भी जो है निर्धारित करता तो आमतौर पे यही था, लेकिन शेरशाह सूरी का इंटरफेयर भी रहता था। दीवान रसालत, तीसरा महत्वपूर्ण जो विभाग है, इसमें विदेशी मामलों का काम चलता था। विदेश मंत्री इसको कहते थे। राजदूत अफगान साम्राज्य में आए तो उनका स्वागत करना है। अपने यहाँ से कहीं राजदूत जाएंगे तो वो राजा से बातचीत करके, सुल्तान से बातचीत करके दूसरे देशों से संबंध बनाने हैं। दूसरे देशों में नेतृत्व, जो मिशन भेजा, जो प्रतिनिधि मंडल भेजा, उसका नेतृत्व करना है, पत्र व्यवहार करना है। तो शेरशाह भी अपने विदेश मंत्री से सलाह करना नहीं भूलता था अगर किसी राज्य से संधि करनी है या युद्ध करना है। दीवान इंसा, चौथा जो महत्वपूर्ण विभाग है, ये साहिब पत्रों का, लेखों का जो भी रिकॉर्ड करना, लिखना, ये सारे काम ये करता था। पत्र तैयार करता है सरकार का, सुल्तान का कोई आदेश है और उसको विभिन्न अधिकारियों तक, जनता तक पहुंचाना जो है इस विभाग का काम था। दीवान कजा, काजी कजा। अब न्यायाधीश जो है, काजी जो है मुख्य रूप से होते थे। प्रांतीय जो काजी होते थे उनकी अदालतों में कोई मामलों की जो सुनवाई की अपील थी वो दीवान कजा जो मुख्य न्यायाधीश है वो सुनता था। और मुख्य न्यायाधीश के मामले जो होते थे उनकी अगर कहीं अपील होती थी तो सुल्तान के निर्णय में होती थी।
जांच पड़ताल भी करता था कि प्रांत के काजी ठीक से काम कर रहे नहीं कर रहे। दीवाने ब्रीद, आपने सुना होगा, ब्रीद ममालिक, इस विभाग का मुखिया। गुप्तचरों का मुखिया, गुप्तचर जो है सुल्तान को छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी घटना की जानकारी देते थे। इसके कारण से प्रशासन को चलाने में बहुत सुविधा होती थी। और ये जो डाक पत्र होते थे, शाही डाक होती थी, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम भी करते थे। उसके बाद जो आता है हमारा प्रांतीय शासन। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग कहना है कि कितने प्रांत थे, लेकिन 12 प्रांत आमतौर पर माने गए हैं परमात्मा शरण के अनुसार। इतिहासकार हैं लाहौर, सिंध, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, मालवा, गुजरात। लेकिन एक बात सभी ने मानी कि प्रांत एक जैसे नहीं थे, कोई छोटा था कोई बड़ा था। उसके अनुसार, जगह के अनुसार भी और वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार उनकी व्यवस्थाएं भी अलग अलग थी। कहीं पर उसके प्रमुख को सूबेदार, कहीं पर हाकिम, कहीं अमीन, कहीं फौजदार, ये इनके पद नाम भी अलग अलग होते थे। शेरशाह ने वहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वैसी ही वहाँ पर प्रशासन की जो प्रणाली है वो बनाई। पंजाब का सूबेदार था, वहाँ उसको 1 लाख सैनिक भर्ती करने का, जागीरें बांटने का अधिकार था। जबकि दूसरी ओर मालवा के सूबेदार के पास 12,000 की सेना थी। सुल्तान इनकी नियुक्ति, सूबेदारों की नियुक्ति खुद करता था और इनके ऊपर कड़ा नियंत्रण रखता था। अब काम जो ऊपर के सारे डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं, तो वही प्रांत के जो सूबेदारों के अधीन जो भी ऐसे ही पदों के अधिकारी होते थे, वो सब जो है काम करते थे। शांति बनानी है, चाहे आय व्यय का ब्यौरा रखना है, कुछ भी काम जो भी है वो इनके माध्यम से ये कराते थे। हम आगे पढ़ेंगे कि आगे कैसे प्रांतों का बंटवारा किन संस्थाओं में किया हुआ था। प्रजा हितकारी करना, न्याय करना, कृषकों की दशा सुधारना, उपद्रवों को दबाना, ये सब काम। फिर आती है सरकारें। प्रांतों को आगे सरकारों में बांट रखा था। जैसे जिले लगा लो आप, जिले अपने आजकल जिले होते डिस्ट्रिक्ट। 66 जो है सरकारें थी। इसमें 2 मुख्य पद काम करते थे, सिकदार सिकदारान और मुंसिफ मुंसिफान। जो सिकदारान थे, वो मुख्य सिकदार जो थे वो सैनिक पद होता था, जिसका काम फौजदारी काम था। फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करना, शांति स्थापित करवाना, बड़े कोई डकैती, चोरी, इन चीज़ों को देखना इसका काम था। इसके बाद 2 से 5,000 की सेना भी होती थी। दूसरा जो पद था वो था मुंसिफ मुंसिफान। यह सैनिक पद था। इसका मुख्य कार्य आय व्यय का ब्यौरा रखना, कर जमा करना, अगर जमीन के कोई विवाद है उनको सुलझाना, दीवानी मुकदमे। और जो इसके नीचे भी एक इकाई थी वो थी परगने, उनकी देखभाल करना। परगनों का भी फौजदार सिकदारान भी करेगा परगनों की संभाल, लेकिन जो दीवानी मामले में परगनों की संभाल है वो मुंसिफान करेगा। अन्य अधिकारियों में हम बात करें तो कई अधिकारी कर्मचारी होते थे वैसे तो, लेकिन एक कोतवाल और काजी तो जरूर मिलते थे। काजी जो है न्याय का काम करेगा। उसके बाद फिर परगने आते हैं। परगनों में हम मुख्य रूप से इसी का शॉर्ट फॉर्म है सिकदारान का और मुंसिफान का। इसमें सिकदार और मुंसिफ बोलते थे। सिकदार वही सैनिक काम करेगा, फौजदारी काम करेगा। मुंसिफ वही वित्त का, राजस्व का, आय व्यय का ब्यौरा, लगान जमा करना, इसी प्रकार के वही शांति बनाने का काम इनका रहेगा। ठीक है। अन्य अधिकारियों में हम बात करें तो कानूनगो होंगे, जो जमीन को रिकॉर्ड रखेंगे, कारकुन होंगे, खजांची होंगे। कारकुन कलरख। ग्राम सबसे छोटी इकाई, आपको पता ही है, गाँव का जो शासन प्रबंध था वो पंचायत के माध्यम से चलता था। ज़्यादा इंटरफेयर इसमें नहीं होता था, दखलंदाजी नहीं होती थी। पटवारी रिकॉर्ड रखता था, बाकी मुकदम चौकीदार भी जो है सहायता के लिए होते। चौकीदार कोई चोरी वगैरह की घटना है उसको देखना, शिक्षा, साफ सफाई, ये छोटे मोटे जो काम, लोकल जो काम थे वो पंचायत के माध्यम से लड़ाई झगड़ों का निपटारा करना है, ये अपने लेवल पे काम करते थे। उस समय एक व्यवस्था जो थी शेरशाह के समय, अगर कोई चोरी किसी गांव में होगी और गांव को चोरी का कुछ पता नहीं चलता था तो मुखिया को जिम्मेदार मान लिया जाता था, क्योंकि शेरशाह का मानना था कि मुखिया की जानकारी के बिना कोई काम कैसे हो सकता है, कोई गड़बड़ कैसे हो सकती है। तो चोरी का समस्त हर्जाना मुखिया को भरना पड़ता था। तो अपराध इसलिए कम ही होते थे, और हो जाते थे तो उनका जांच पड़ताल जल्दी हो जाती थी। अब जो अगला जो पॉइंट है, वैसे तो मैंने आपको इसकी वीडियो पहले ही भेजी हुई है,
आप इस बात को एक अच्छे से जो है स्ट्रिक्टली समझ लें, गंभीरता से समझ लें, सीरियसली ले लें कि अगला जो पॉइंट है राजस्व प्रशासन, राजस्व प्रशासन है आपका, जिसमें भूमि की पैमाइश, सरकार का भाग निर्धारण, बटाई प्रथा, कंकूत, जब्ती, पट्टा कबूलियत, वसूली, किसानों की भलाई के काम, ये बिंदु आएंगे। इसके प्रणाली के दोष, लाभ, फिर सैनिक प्रबंध। जो दूसरा आएगा वो है आपका सैनिक प्रबंध। इसमें भी कई पॉइंट हैं, कैसी सेना थी, कैसे क्या क्या प्रथाएं उसमें लागू थी। फिर आता है आपका न्याय, न्याय राजस्व 1, सैनिक 2, न्याय 3, और चौथा आता है फिर पुलिस और गुप्तचर। चौथा है पुलिस और गुप्तचर। तो पांचवा है आपका मुद्रा और व्यापार संबंधी सुधार। फिर आखिरी प्रजा हित कार्य, छठा जो है प्रजा हित कार्य। और ये तो 6 पॉइंट हो गए सुधार के। और एक 7वां जो है आपका शेरशाह सूरी का चरित्र, सूरी का चरित्र का मूल्यांकन। तो ये 7 बिंदु बनते हैं। कोई 1 पेज का बनेगा, कोई 2 का, कोई 3 पेज का, 1 2 3 जितने भी पेज का बनता है अच्छे से। आप नोट्स तो बनाएंगे ही। एक असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं आपको जो बहुत ज़रूरी है, मैं इसके आधार पे जो असेसमेंट लगाऊंगा आपकी। वो क्या है कि आप एक छोटी वीडियो या ऑडियो बनाएंगे, वीडियो या ऑडियो बनाएंगे एक टॉपिक से संबंधित। उस टॉपिक की ऑडियो या वीडियो जो भी छोटी छोटी बना सकते हैं, अगर आपसे बड़ी नहीं बन रही एक बार, वो आप सैंपल के तौर पे जो है मुझे भेजेंगे, ताकि अगले लेसन में या इसी लेसन में से हम असाइनमेंट देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। असाइनमेंट नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक में होगा, तो फिर आप तैयार हो जाएं। पहले से ही कभी कहें कि हमें बताया नहीं, उसका टाइम बाउंड होगा वो असाइनमेंट आपका। तो आपको समझ में आई गई होगी बात कि आपने ये 7 बिंदु जो है इसके ऊपर कोई वीडियो ऑडियो बनानी है। जैसे मैं बना रहा हूँ आप वैसे भी बना सकते हैं वीडियो, ऐसे ही पेज लेके उस पर टॉपिक समझाकर। ऑडियो में आपको उस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से एलोबरेट करना है, समझाना है, एक्सप्लेन करना है। आप कोई किताब का सहारा ले सकते हैं, आप कोई इंटरनेट से मटेरियल का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, वो आपको देखना है जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है। लेकिन आपको बनाना जरूर है, नोट्स भी बनाने हैं, ऑडियो या वीडियो में से एक विकल्प। जरूरी नहीं है आप वीडियो बनाएं, ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि टॉपिक को आपने कैसे समझाया। असाइनमेंट इसी का होगा, ये ध्यान रखें आप।